हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट आईएएस। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 5 मई 2025 का करंट अफेयर्स। तो 4 मई वाज संडे, तो संडे के भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आर कवर्ड जब भी नेक्स्ट मंडे आता है। 4 एंड 5 मई का करंट अफेयर्स आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू कवर 3 टॉपिक्स टुडे। फर्स्ट, अ क्रिटिकल चैलेंज फॉर द 16th फाइनेंस कमीशन। इसमें आप देखोगे कि फाइनेंस कमीशन क्या है और 16th नंबर का जो फाइनेंस कमीशन है उसके सामने क्या चैलेंज है। दिस इज हाईली हाईली इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स। पॉलिटी के लिए इंपॉर्टेंट होता है, मेंस के लिए भी हाईली इंपॉर्टेंट है इस साल। दिस इज ऑल्सो फॉर मेंस एंड प्रीलिम्स, दोनों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सेकंड इज रीपेयरेबिलिटी इंडेक्स फॉर मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर। प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस में आप इसको यूज कर सकते हो, डायरेक्टली आएगा नहीं। थर्ड, ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन स्कीम, डायरेक्टली आपको प्रीलिम्स में आ सकता है, मेंस में इसका यूज किया जा सकता है। तो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक नंबर 1, क्रिटिकल चैलेंज फॉर द 16th फाइनेंस कमीशन। तो पहले हमें यह देखना है कि फाइनेंस कमीशन क्या होता है। जब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 280 में मेंशन है फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन डायरेक्टली एक कैसा बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जिसको हम बैलेंसिंग व्हील ऑफ फिस्कल फेडरलिज्म भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बैलेंसिंग व्हील ऑफ फिस्कल फेडरलिज्म। तो ऐसा क्या काम करता है ये, जिससे कि हम इसको बैलेंसिंग व्हील ऑफ फिस्कल फेडरलिज्म बोलते हैं। तो बैलेंसिंग व्हील ऑफ फिस्कल फेडरलिज्म बोलने के लिए, जैसे स्टेट्स हैं, स्टेट्स क्या करते हैं, बहुत सारे टैक्स स्टेट्स के पास जाते हैं, बहुत सारा टैक्स सेंटर के पास जाता है। फॉर एग्जांपल, सेंटर के पास क्या जाता है, इनकम टैक्स। सेंटर के पास क्या जाता है, कॉरपोरेट टैक्स। स्टेट के पास क्या जाता है, जीएसटी का उनका वाला हिस्सा है एसजीएसटी। सेंटर के पास क्या जाता है, सीजीएसटी। तो सेंटर के पास ओवरऑल टैक्स कलेक्शन ज्यादा पहुंचता है, स्टेट के पास ओवरऑल टैक्स कलेक्शन कम पहुंचता है। जो स्टेट के पास टैक्स कलेक्शन पहुंचता है वो टैक्स वो खुद ही यूज करते हैं, पर जो सेंटर के पास टैक्स कलेक्शन पहुंचता है वो खुद यूज नहीं करते हैं। वो एक डिविजिबल पूल बनता है। डिविजिबल पूल, पूल मतलब जहां पैसा इकट्ठा है, टैक्स इकट्ठा है, और वो डिवाइड होगा। डिवाइड किसके बीच होगा, सेंटर और स्टेट्स के बीच डिवाइड होगा, और किस स्टेट को कितना मिलेगा वो भी डिवाइड होगा। तो इस तरह से सेंटर जो भी टैक्स कलेक्ट करता है, दैट बिकम्स अ डिविजिबल पूल दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। तो सेंटर से स्टेट्स को डिवाइड करने को, पैसे को डिवाइड करने को हम बोलते हैं वर्टिकल डेवोल्यूशन। क्या बोलते हैं, वर्टिकल डेवोल्यूशन। और अलग अलग स्टेट्स में जो पैसा बटेगा उसको हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन। तो ऐसा तो है नहीं कि आधा आधा बांट दो, है ना, हर स्टेट को बराबर बराबर बांट दो, ऐसा तो नहीं करना होगा, क्योंकि टैक्स टैक्स का नेचर, कलेक्शन, ये सारी चीजें चेंज होती रहती हैं। तो एवरी 5 ईयर फाइनेंस कमीशन को गठित किया जाता है, बनाया जाता है, सो दैट कि फाइनेंस कमीशन वो फॉर्मूला बना पाए, वो फॉर्मूला बना पाए जिसके बेसिस पे वर्टिकल डेवोल्यूशन हो, सेंटर और स्टेट के बीच में हो, और हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन हो, स्टेट्स और स्टेट के बीच में हो। तो ये फाइनेंस कमीशन का रोल होता है। फाइनेंस कमीशन हर 5 साल में बनाया जाता है, और वो अगले 5 साल के लिए रिकमेंडेशन देके चला जाता है कि अगले 5 साल में जो भी सेंटर के पास पैसा आएगा उसमें कितना स्टेट्स को मिलेगा और कितना नहीं मिलेगा। अभी के हिसाब से जो लास्ट 15th फाइनेंस कमीशन था, उसने क्या बोला है कि सेंटर के पास जो भी टैक्स का पैसा आएगा उसमें से 41% किसको दिया जाएगा, स्टेट्स को दिया जाएगा। 59% सेंटर खुद ही यूज कर सकता है। अब देखो, 41% स्टेट यूज कर रहा है, अब वो 41% से स्टेट जैसे यूज करना है करे, वो स्टेट के ऊपर है। अभी जो है 16 फाइनेंस कमीशन में स्टेट डिमांड कर रहे हैं कि 41 से बढ़ा के उनका जो सीधे सीधे शेयर है वो 50% कर देना चाहिए, 50-50 कर दो, 50% स्टेट्स को और 50% सेंटर को। तो ये फाइनेंस कमीशन के बारे पास में बहुत बड़ा चैलेंज है। तो फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 हमने पढ़ लिया। एवरी 5 ईयर प्रेसिडेंट इसको लेके आते हैं। इसमें एक चेयरमैन होते हैं और 4 मेंबर्स होते हैं। वो मेंबर्स जो हैं वो फाइनेंस में एक्सपर्टीज होने चाहिए, इकोनॉमिक्स में होने चाहिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में होने चाहिए। तो ऐसे अलग अलग चीजों में ये लोग एक्सपर्ट होते हैं। इट रिकमेंड्स द शेयरिंग ऑफ नेट टैक्स प्रोसीड बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स। नेट टैक्स प्रोसीड का शेयरिंग बोलता है। ग्रांट्स इन एड फॉर रेवेन्यू डेफिसिट फॉर स्टेट्स। कौन सा सेंटर जो है किस स्टेट्स को ग्रांट देगा, एड में, सहायता में किस स्टेट को ग्रांट देगा वो भी बताता है। एंड मेजर्स
लोकल बॉडी रिसोर्सेज फॉर ग्रास रूट गवर्नेंस, ग्रास रूट गवर्नेंस को जो है पंचायत हो गया या फिर आपका म्यूनिसिपालिटीज हो गया, उनके लिए भी मेजर्स बताता है कि उनका फाइनेंशियल कंडीशन कैसे इंप्रूव होगा। इट ऑल्सो एडवाइस ऑन फिजिकल डिसिप्लिन, पब्लिक एक्सपेंडिचर कैसे होना चाहिए, और अदर फाइनेंशियल मैटर पे भी ये बात करता है। 16 फाइनेंस कमीशन कब बना? कमेंसिंग अप्रैल 1 2026। तो वो अप्रैल 1 2026 से ये इम्प्लीमेंट होगा। तो इम्प्लीमेंट जब होगा उसके पहले ही रिकमेंडेशन आ जाना चाहिए, और रिकमेंडेशन आने के पहले अब फाइनेंस कमीशन बना दिया जाता है। तो फाइनेंस कमीशन जो बनाया गया है इस बार, उसके जो सीधे सीधे फाइनेंस कमिश्नर हैं उनका नाम क्या है? चेयरपर्सन है डॉक्टर अरविंद पानिग्राहिया। इनके बाद 4 लोग और हैं, 4 मेंबर, जो 16 फाइनेंस कमीशन के मेंबर होते हैं। हमने वर्टिकल डेवोल्यूशन पढ़ ही लिया, हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन पढ़ ही लिया। साथ साथ में हमने और क्या पढ़ लिया? ग्रांट्स इन एड भी देते हैं, पंचायत म्यूनिसिपालिटीज को भी दिया जा सकता है। डिजास्टर मैनेजमेंट के टाइम पे भी पैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होने हैं उसके बारे में भी ये लोग बता सकते हैं। क्या फाइनेंस कमीशन का जो डिसीजन होता है वो बाइंडिंग होता है? बाइंडिंग नहीं होता है, बट फिर भी सेंट्रल गवर्नमेंट मानती है क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। टर्म्स ऑफ रेफरेंस एंड की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रांट्स इन एड, ग्रांट्स मतलब सहायता के रूप में किस स्टेट को सेंटर क्या पैसा देगा, कंसोलिडेटेड फंड के बारे में बात करना, डिजास्टर मैनेजमेंट, इसके ऊपर फाइनेंसिंग कैसे होगी इसके बारे में फाइनेंस कमीशन बात करता है। की इश्यूज फॉर द 16 फाइनेंस कमीशन, अब हम ये बात करने वाले हैं कि जो 16 फाइनेंस कमीशन बना है उसके सामने जो की इश्यूज हैं वो क्या क्या हैं। फिजिकल कंस्ट्रेंट्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट का फिजिकल कंस्ट्रेंट्स, इंक्रीज्ड डेवोल्यूशन रिड्यूसेस द सेंटर्स फिजिकल कैपेसिटी। अगर ज्यादा पैसा 50% सेंटर दे देगा तो सेंटर का खुद का कैपेसिटी घट जाएगा। सेंटर खुद बाकी जगहों से पैसा लेता है, बोरो करता है, हम लोगों से भी लेता है, अलग अलग जी से, गवर्नमेंट बॉन्ड से हम लोगों से पैसा लेता है कि वो स्टेट्स को ट्रांसफर करे। चैलेंज टू क्रिएट फिजिकल स्पेस फॉर यूनियन लिस्ट प्रायोरिटीज अमिड पॉलिटिकली ड्रिवन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। चैलेंज टू क्रिएट फिजिकल स्पेस फॉर यूनियन लिस्ट प्रायोरिटीज अमिड पॉलिटिकली ड्रिवन सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेंटर जो है वो अलग अलग स्कीम चलाता है, 2 तरह की स्कीम चलाता है जनरली। एक को बोलते हैं सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, एक को बोलते हैं सेंट्रल सेक्टर स्कीम। तो अब ऑब्वियस बात है सेंटर पूरे इंडिया के लिए स्कीम चला रहा है। तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में क्या होता है कि 50-60% सेंटर पैसा देता है, 50-40-50% स्टेट्स अपना पैसा यूज करते हैं। मतलब किसी एक खास स्कीम के लिए, फॉर एग्जांपल फॉर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट करना है, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत इंप्लीमेंट करना है, ऐसी चीजों में क्या करता है सेंटर? 60% पैसा खुद दे देगा, 40% एक्सपेक्ट करेगा कि स्टेट अपना पैसा लगाए। तो एक तरह से ये ग्रांट जो है, ये पैसा जो दे रहा है, ये टाइड है। टाइड मतलब कि ये इस आयुष्मान भारत में ही खर्च होगा, वो फिक्स है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए ये 50-60 रेशियो 90% बन जाता है, हिली स्टेट्स के लिए भी। मतलब सेंटर 90% देगा और स्टेट गवर्नमेंट को अपना सिर्फ 10% लगाना है। तो चैलेंज टू क्रिएट फिजिकल स्पेस फॉर यूनियन लिस्ट प्रायोरिटीज अमिड पॉलिटिकली ड्रिवन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जनरली पॉलिटिकली ड्रिवन होते हैं, क्योंकि सेंटर को यह है कि पूरे देश में ऐसे स्कीम चलाए जिससे उसका वोट बैंक भी बढ़ता रहे, कोई भी गवर्नमेंट हो। टाइट वर्सेज अनटाइट, स्टेट ऑलरेडी स्पेंड अराउंड 60% ऑफ जनरल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। जितना एक्सपेंडिचर होता है 60% स्टेट ही कर रहे होते हैं। तो स्टेट का डिमांड कभी सही भी लगता है, कभी सही नहीं भी लगता है। दिस वुड रिक्वायर द नीड टू रैशनलाइज, अगर ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम को कम कर दिया जाए, उसको बोलते हैं हम रैशनलाइज कर देना, है ना, कि उसमें से जो फालतू स्कीम है उसको हटा दिया जाए, या ऐसा लगे जो स्कीम से बहुत ज्यादा फायदा नहीं हो उसको हटा दिया जाए, मतलब रैशनलाइज कर दिया जाए, तो और ज्यादा फंड दिया जा सकता है, किसको? स्टेट्स को दिया जा सकता है। ठीक। ऑल्सो अनटाइड, अगर लेकिन अगर स्टेट्स को और ज्यादा फंड दिया जाएगा तो स्टेट्स अपने तरफ से खर्च करेंगे, अपने अकॉर्डिंग खर्च करेंगे। और अभी बहुत सारे स्टेट्स में फ्रीवीज कल्चर शुरू हो गया है। फ्रीवीज, लाडली बहन योजना, बेटी बहन योजना, बहुत सारी ऐसी योजनाएं शुरू हो गई हैं जहाँ पे फ्री में हर मंथ पैसा दिया जा रहा है, सो दैट की वोट बैंक बनता रहे। तो ये स्कीम्स जो हैं वो और ज़्यादा बढ़ने लग गए हैं। और फॉर एग्जांपल हम देख रहे हैं कि कैश ट्रांसफर स्कीम जो है, अभी इंडिया में 14 स्टेट्स कैश ट्रांसफर स्कीम चला रहे हैं, जो 0.6% ऑफ द जीडीपी के अराउंड है। ये सारा डेटा मीन्स के लिए हाईली इंपॉर्टेंट है। राइजिंग रेवेन्यू डिफिसिट, स्टेट्स इंक्रीजिंगली बोरो फॉर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। स्टेट क्या करते हैं? इंक्रीजिंगली बोरो करते हैं, किस चीज के लिए? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए, सैलरीज के लिए, सब्सिडीज के लिए।
एग्जाम्पल क्या है, कर्नाटका स्लिपिंग इनटू रेवेन्यू डेफिसिट, पंजाब का हाई रेवेन्यू डेफिसिट। तो ये लोग जब पैसा खर्चा कर रहे हैं खुद डेफिसिट में आ रहे हैं, तो फिर इनको, और अगर हम और पैसा देते हैं तो फिर इससे फायदा नहीं होगा, क्योंकि ये फिजिकल प्रूडेंस फॉलो नहीं कर रहे हैं। एज इंडिया इज मूविंग टुवर्ड्स सम फॉर्म ऑफ क्वासी यूनिवर्सल इनकम ट्रांसफर। यूनिवर्सल मतलब सबको पैसा ट्रांसफर किया जा रहा है, क्वासी मतलब सबको तो नहीं किया जा रहा है बट बहुतों को किया जा रहा है। दिस कैश ट्रांसफर आर बीइंग फाइनेंस थ्रू कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सपेंडिचर, स्विचिंग एंड हायर बोरोइंग। हायर बोरोइंग, बहुत ज्यादा बोरो गवर्नमेंट करती है तो जाके ये फाइनेंस हो पा रहा है। बहुत सारे स्टेट में डिस्पेरिटी है, बिहार में बहुत कम पैसा है। डिवोल्यूशन टू लोकल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट को पैसा बहुत कम पहुंच रहा है, पंचायत को, म्यूनसिपैलिटी को, अगर हम कंपेयर करें चाइना, साउथ अफ्रीका से। तो ये सारा इशू फाइनेंस कमीशन के पास है कि फाइनेंस कमीशन जब हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन करे तो बिहार जैसे गरीब स्टेट को कितना देना चाहिए, कितना परसेंट स्टेट्स को देना चाहिए, पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज को कितना देना चाहिए, ये सारा जो है फाइनेंस कमीशन के सामने चैलेंज रहेगा। और फाइनेंस कमीशन को एक बैलेंस बना के रखना है सो दैट कि स्टेट्स का भी फिजिकल ऑटोनॉमी बना रहे, सेंटर का भी फिजिकल सस्टेनेबिलिटी बना रहे, एफिशिएंट एंड इक्विटेबल स्पेंडिंग प्रमोट हो, जेन्युइन फेडरलिज्म जो है वो क्या हो, इनकरेज हो। होलिस्टिक अप्रोच की रिक्वायरमेंट है। टॉपिक नंबर 2, रीपेयरेबिलिटी इंडेक्स फॉर मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर। तो ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ने, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने एक कमेटी बनाया था, कमेटी फॉर्म्ड टू डिजाइन इंडियाज रीपेयरेबिलिटी इंडेक्स फ्रेमवर्क, सबमिटेड इट्स रिपोर्ट टू डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। रीपेयरेबिलिटी मतलब जो मोबाइल आप खरीदते हो, जो आईपैड लैपटॉप आप खरीदते हो, वो रिपेयर होने लायक है कि नहीं है, उसका रीपेयरेबिलिटी इंडेक्स कितना है। फॉर एग्जाम्पल, क्या वो असेंबल हुआ है, क्या उसको आराम से खोला जा सकता है, पार्ट पार्ट अलग अलग किया जा सकता है, क्या उसके पार्ट पार्ट मिल पाएंगे कि नहीं मिल पाएंगे। कई बार ऐसा होता है ना कि हाँ ये तो अब खराब हो गया, अब तो पूरा लैपटॉप ही बदला जाएगा, पूरा मदरबोर्ड ही बदला जाएगा, फिर वैसे में रीपेयरेबिलिटी इंडेक्स काफी खराब हो जाता है। तो अगर रिपेयर होने वाली चीज है तो उसका लाइफ स्पेन बढ़ जाता है, रीयूजेबिलिटी बढ़ जाता है ना। जो उसका ई वेस्ट जो होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। रीपेयरेबिलिटी इंडेक्स is a standardized level that indicates how easily a product can be repaired by assessing multiple parameters। मल्टीपल पैरामीटर्स को एसेस करके कैसे हम लोग रिपेयर कर सकते हैं, इससे कंजम्पशन जो है और ज़्यादा सस्टेनेबल होते जाएगा। रिपेयरेबिलिटी स्मार्टफोन, टैबलेट्स, इनके लिए ज़्यादा यूज होता है। क्या क्या इसमें पैरामीटर्स यूज होते हैं? डिसअसेंबली डेप्थ, डिसअसेंबली मतलब कि कितना किसी चीज को डिसअसेंबल किया जा सकता है, तोड़ तोड़ के पार्ट पुर्जा में खोला जा सकता है। रिपेयर का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि नहीं, स्पेयर पार्ट्स उसका जो है वो अवेलेबल है कि नहीं, सॉफ्टवेयर अपडेट्स हैं कि नहीं, टूल्स जो रिक्वायर्ड है खोलने के लिए वो मिलता है कि नहीं, यूज फास्टली में होता है कि नहीं। स्कोरिंग कवर्स प्रायोरिटी कंपोनेंट्स, बैटरी, डिस्प्ले, कैमरा, चार्जिंग पोर्ट, माइक्रोफोन, स्पीकर, हिंग मैकेनिज्म, ये सब प्रायोरिटी कंपोनेंट मिल पाते हैं कि नहीं मिल पाते हैं। RI लेवल मस्ट बी डिस्प्लेड एट द पॉइंट ऑफ सेल। जब भी कोई मोबाइल या कोई ऐसा बिक रहा है तो उसका रीपेयरेबिलिटी इंडेक्स क्या है उसको रिफ्लेक्ट होना जरूरी है। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे भी QR कोड पैकेजिंग पे होना चाहिए सो दैट कि रीपेयरेबिलिटी इंडेक्स वहां पे आराम से देखा जा सके। रीपेयरेबिलिटी इंडेक्स फ्रेमवर्क मस्ट अलाइन विद ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस, ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस से भी अलाइन होना चाहिए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मैन्युफैक्चरर्स के लिए भी रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि मैन्युफैक्चरर्स के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ही नहीं रहे। ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर को सेल्फ डिक्लेयर करना चाहिए कि रीपेयरेबिलिटी इंडेक्स का स्कोर कितना है, कोई एक्स्ट्रा कंप्लायंस बर्डन उस पर नहीं है। क्लियर स्कोरिंग मेथोडोलॉजी होना चाहिए, हर चीज को एक वेट असाइन होना चाहिए, डिसअसेंबल का कितना वेट, पार्ट पुर्जा अवेलेबल होने का कितना वेट है ना, तो ये सारा चीज अवेलेबल होना चाहिए। द फ्रेमवर्क कॉम्प्लीमेंट्स द एग्जिस्टिंग राइट टू रिपेयर पोर्टल। राइट टू रिपेयर पोर्टल लॉन्च किया गया है, फ्रेमवर्क इसको क्या करता है, कॉम्प्लीमेंट करता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है, रिपेयर जितना हो पाएगा वेस्टेज उतना कम होगा, गरीब लोगों का उतना फायदा होगा। फीचर ऑफ राइट टू रिपेयर, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, पार्ट्स एंड टूल का अवेलेबिलिटी, लीगल अनलॉकिंग, कंज्यूमर शुड बी अलाउड टू अनलॉक और मॉडिफाई डिवाइस सच एज इंस्टॉलिंग कस्टम सॉफ्टवेयर, है ना। अपना गूगल में, मोबाइल फोन में एंड्रॉयड हटा के कुछ और डाल सको, उसको क्या बोलते हैं, लीगल अनलॉकिंग। रिपेयर फ्रेंडली डिजाइन, डिजाइन जो है रिपेयर फ्रेंडली होना चाहिए। लास्ट टॉपिक फॉर द डे, ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन। ग्रीन हाइड्रोजन जैसा कि आप जानते हो, जब H2O को हम तोड़ते हैं, स्प्लिट करते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और इसमें जो एनर्जी यूज होती है वो अगर रिन्यूएबल एनर्जी यूज हो, नॉन कार्बन डाइऑक्साइड वाली एनर्जी यूज हो, तो ये जो हाइड्रोजन बनेगा, इस हाइड्रोजन को हम क्या बोलते हैं, ग्रीन हाइड्रोजन। और ग्रीन हाइड्रोजन अगर हम बनाते हैं, इसका यूज किसके लिए किया जाएगा, एनर्जी के लिए। वो हाइड्रोजन जलेगा तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्या देगा, पानी ही देगा।
इसका मतलब हाइड्रोजन जब बर्न होगा तो पानी देगा, मतलब ये सीधे सीधे नॉन पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री में जाएगा, नॉन ग्लोबल वार्मिंग इंडस्ट्रीज में जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी हैज लॉन्च्ड ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन स्कीम। ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन स्कीम लॉन्च हो गया है अंडर नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के डायरेक्टली अंदर। तो सर्टिफिकेशन से क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी आएगी, क्रेडिबिलिटी आएगी, ट्रेसेबिलिटी आएगी कि हाइड्रोजन कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, कहाँ हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। इसके लिए नोडल एजेंसी किसको चुना गया है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी को। दिस इज हाईली इंपॉर्टेंट, प्रीलिम्स के लिए बहुत काम का है। सर्टिफिकेशन अंडर CGHCS आल्सो हेल्प प्रोड्यूस एक्सेस कार्बन क्रेडिट अंडर कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम, है ना। एक कंपनी दूसरे कंपनी को, अगर एक कंपनी ने कार्बन एमिशन कम किया तो वो अपना बचा हुआ कार्बन एमिशन जो और कर सकती थी वो किसी और को बेच सकती है, उसको बोलते हैं कार्बन ट्रेडिंग, कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग। स्कीम कवर्स हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड using electrolysis with renewable energy or biomass conversion. Certificate are issued in multiple of 100 kg of hydrogen. 100 kg of हाइड्रोजन के मल्टीपल में सर्टिफिकेट इशू किए जाएंगे। अब ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन स्कीम जो है वो कब मिलेगा, हाइड्रोजन को ग्रीन कब बोला जाएगा, इफ इट्स नॉन बायोजेनिक ग्रीन हैज गैस इमिशन आर लेस देन 2 kg CO2 इक्विवेलेंट पर ग्राम ऑफ पर kg ऑफ हाइड्रोजन एवरेज ओवर 12 मंथ। अगर 12 मंथ के ऊपर एवरेज किया जाए, 12 मंथ मतलब एक साल के ऊपर अगर हम लोग एवरेज किया जाए, तो नॉन बायोजेनिक ग्रीन हाउस गैस एमिशन, जो नॉन बायोजेनिक जो ग्रीन हाउस गैस एमिट हो रहा है वो लेस देन इक्वल टू होना चाहिए 2 kg CO2 पर केजी ऑफ हाइड्रोजन। 1 kg हाइड्रोजन अगर हम निकाल रहे हैं उसमें लेस देन 2 kg CO2 से कम ग्रीन हाउस गैस निकल रहा है, इसको हम क्लासिफाई कर देंगे ग्रीन हाइड्रोजन। ठीक है, इसको तब भी हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन क्लासिफाई कर देंगे। सर्टिफिकेट प्रोसेस में क्या होगा, कॉन्सेप्ट सर्टिफिकेट, कि जैसे ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोजेक्ट है उसका क्या कॉन्सेप्ट है, फैसिलिटी लेवल, फैसिलिटी में इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे रेडी है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट अर्ली प्रोडक्शन डेटा के हिसाब से, और फाइनल सर्टिफिकेट जब एक्चुअली एक साल हो जाएगा और एक साल में वो इंडस्ट्री लेस देन 2 kg कार्बन डाइऑक्साइड से कम ग्रीन हाउस गैस एमिट करेगा पर केजी ऑफ हाइड्रोजन से, तो फिर उसको इशू होगा ग्रीन हाइड्रोजन का सर्टिफिकेट। ओनली द फाइनल सर्टिफिकेट इज मैंडेटरी फॉर प्रोड्यूसर सीकिंग गवर्नमेंट इंसेंटिव। गवर्नमेंट इंसेंटिव के लिए सिर्फ फाइनल सर्टिफिकेशन काफी है। प्रोड्यूसर मस्ट अपॉइंट एक्रेडिटेड कार्बन वेरिफिकेशन। एक्रेडिटेड मतलब एजेंसीज फॉर इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन। बीई जिन एजेंसीज को रिकॉग्नाइज करता है उससे ये प्रोड्यूसर्स को क्या करना पड़ेगा, एक्रेडिटेड मतलब वेरीफाई कराना पड़ेगा। स्कीम को अलाइन किया गया है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड लाइक ISO 19870 2023 से ग्लोबल क्रेडिबिलिटी को बढ़ाने के लिए। तो ऐसी चीजें मेंस में लिखने के काफी काम आती हैं। ठीक है, तो आई होप ये सारे टॉपिक आपके समझ में आए होंगे। थैंक यू, जय हिंद।